एंड वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। आज का यह वीडियो लेक्चर बीए पार्ट 1 साइकोलॉजी ऑनर्स के लिए है, जिसमें हम लोग एक यूनिट पर्सनालिटी की चर्चा करेंगे। तो पर्सनालिटी यानी कि व्यक्तित्व, उसकी परिभाषा क्या है, उसका स्वरूप क्या है और उससे जुड़े कुछ ऐसे कंसेप्ट्स जो फ्रीक्वेंटली हम लोग ये चैप्टर पढ़ने के दरमियान उनसे रूबरू होंगे। तो उनके बारे में भी हम अध्याय शुरू करने से पहले ही सबके बारे में एक एक करके समझते जाएंगे। तो पर्सनालिटी शुरू करने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि इसके सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है हम लोगों को इस वर्ष। सबसे पहले पाठ्यक्रम में है बीए पार्ट 1 के लिए व्यक्तित्व की परिभाषा, उसका स्वरूप या प्रकृति जिसको आप नेचर कहते हैं, उसमें उसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी आते हैं, विशेषताएं उसका ही एक पार्ट होंगी। फिर हम लोगों को पढ़ना है टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी। टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी में मेनली जो टाइप थ्योरी हैं उनके बेसिस पर हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि व्यक्तित्व को कितने प्रकारों में क्लासिफाई या वर्गीकृत किया जा सकता है। उसके बाद हम लोगों को पढ़ना है व्यक्तित्व के निर्धारक, डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी, जिसमें दो तरह के निर्धारकों को इस वर्ष हम लोगों को जानना है। पहला है बायोजेनिक या जैविक निर्धारक और दूसरा सोशियोजेनिक या व्यक्तित्व के सामाजिक निर्धारक। इन सब पोर्शंस को कंप्लीट करने के बाद हम लोग मनोवैज्ञानिकों द्वारा व्यक्तित्व को मापने के लिए जो प्रयास किए जाते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, यानी कि पर्सनालिटी को मेजर कैसे करते हैं, वे कौन से मेथड्स हैं जिनके आधार पर आप किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह का व्यक्तित्व का मापन करके उनके व्यक्तित्व के बारे में गहरी अंतर्दृष्टि प्राप्त कर पाएंगे या समझ पाएंगे कि वो किस सिचुएशन में किस तरह का व्यवहार करेंगे। पर्सनालिटी की परिभाषा की ओर हम बढ़ें और उसके नेचर को जानें, उससे पहले हमारे लिए मनोविज्ञान के शुरुआती पाठ्यक्रम के दौरान पढ़ाया जाने वाला एक टॉपिक है 3 ग्रैंड इश्यूज ऑफ साइकोलॉजी, जिसके बारे में अभी चर्चा करना ज़रूरी है, क्योंकि पर्सनालिटी के बारे में जानने के क्रम में हम लोग इस कंसेप्ट की चर्चा भी करते रहेंगे। तो यह अवश्यंभावी हो जाता है कि हम लोग ये है क्या, 3 ग्रैंड इश्यूज क्या हैं, इसके बारे में संक्षेप में जान लें। तो ग्रैंड इश्यूज यानी कि वृहद विषय, और ये मोस्टली 3 माने जाते हैं। ज़्यादातर मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि मनोविज्ञान के जो ग्रैंड इश्यूज हैं वो 3 हैं। क्या हैं ये सेंट्रल क्वेश्चंस हैं, केंद्रीय प्रश्न हैं, जिनके आसपास जितने भी मनोविज्ञान के कंसेप्ट्स हैं उनमें इनसे जुड़े हुए सवालों के जवाब देने का भी प्रयास किया जाता है। तो जैसे इसमें पहले आए हम लोग, तो पहला जो ग्रैंड इशू है वो है स्टेबिलिटी वर्सेज चेंज, यानी स्थिरता बनाम परिवर्तन। क्या मतलब है इसका? तो इस क्वेश्चन को अगर हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं कि किस एक्सटेंट तक, किस मात्रा तक हम लोग समय बदलने के साथ भी स्थिर रहते हैं, अस्थाई स्वभाव हम लोगों में रहता है, या फिर किस सीमा तक हम या हमारा व्यवहार या हमारा सोचने का पैटर्न जो है वो बदल जाता है। तो वे कौन सी चीज़ें हैं, वे कौन से कंसेप्ट्स हैं जिनमें यह परिवर्तन या अस्थायित्व दृष्टिगोचर होगा, या जिसके संदर्भ में यह अस्थायित्व और परिवर्तन हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो वो मेनली है कोग्निटिव एबिलिटीज, यानी संज्ञानात्मक क्षमताएं। संज्ञानात्मक क्षमताओं में क्या क्या आता है? हमारा मेमोरी है, इंटेलिजेंस है, लर्निंग एबिलिटीज हैं। ये सब हमारे संज्ञानात्मक क्षमताओं, कोग्निटिव एबिलिटीज के अंतर्गत आती हैं। कोग्निटिव एबिलिटीज के माध्यम से हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट को जानते और समझते हैं। फिजिकल फंक्शनिंग, जो शारीरिक रूप से हम कोई कार्य करने में सक्षम हैं, उसमें क्या कोई परिवर्तन आता है समय के साथ या नहीं आता है? पर्सनालिटी, हमारा व्यक्तित्व, जो कि आज
का हमारा अध्याय भी है जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। तो पर्सनालिटी पढ़ने के दौरान भी हम लोग देखेंगे कि क्या पर्सनालिटी पर समय का प्रभाव पड़ता है, क्या समय बदलने के साथ साथ किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व भी बदल जाता है, पूर्णतया बदल जाता है, या किस सीमा तक अस्थायी होता है। इसके साथ ही व्यवहार के जो अन्य एस्पेक्ट हैं उनमें भी हम देखने का प्रयास करते हैं कि उनमें किस हद तक समय के साथ परिवर्तन होता है और कितने अस्थायी होते हैं। अब आते हैं हम लोग नेचर नर्चर क्वेश्चन की तरफ। ये दूसरा ग्रैंड इशू है मनोविज्ञान का। तो नेचर नर्चर, नेचर मतलब होता है प्रकृति, नर्चर है पोषण। क्या मतलब है इसका? इस सवाल को अगर एक्सप्लेन करें तो हम लोग पाएंगे कि इसमें हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि किस मात्रा तक हमारे व्यवहार के जितने भी विविध पहलू हैं वो हेरेडिटी से शेप होते हैं, यानी उनका आकार या उन पर जो प्रभाव है वो हमारे हेरेडिटी वंशानुगत कारकों का ज़्यादा है, या फिर हम उन्हें अर्जित करते हैं। यानी हमारा जो व्यवहार है उसके कौन कौन से ऐसे पहलू हैं जो हमने वंशानुगत रूप से प्राप्त किया है, और कौन से पहलू हैं जिन्हें हमने अर्जित किया है या सीखा है। तो जो वंशानुगत कारकों से प्राप्त व्यवहार हैं वो बायोलॉजिकल बेस्ड हुए, जैविक रूप से, मतलब हमारे बायोलॉजी पर निर्भर हैं। और जो व्यवहार हम सीखते हैं वो हमारे एनवायरनमेंट से प्रभावित होता है, हमको जिस तरह का सिचुएशन मिलता है उससे उसी के आधार पर हम अपना सीखना जारी रखते हैं, और कितनी सक्षमता से कोई चीज़ सीखेंगे या हमारे व्यवहार का क्या स्वरूप होगा, ये हमारे एनवायरनमेंट पर भी निर्भर करता है। तो ये भी हम पर्सनालिटी में भी जानने का प्रयास करेंगे कि हमारी पर्सनालिटी का वो कौन सा हिस्सा है जो वंशानुगत रूप से प्राप्त किया है हमने, और वो कौन से हिस्से हैं जिन्हें कि हमने सीखा है। अब आते हैं हम लोग तीसरे और लास्ट ग्रैंड इशूज पे, जिसको हम कह रहे हैं रेशनलिटी वर्सेस इरेशनलिटी। रेशनलिटी का मतलब होता है तर्क संगतता, और इरेशनलिटी का मतलब होता है अतर्क संगतता। जैसे कि आपने यह नोटिस भी किया होगा कि कई बार हमारा जो व्यवहार है वो पूरी तरह से लॉजिकल या तर्कसंगत नहीं होता है। कई बार हम बहुत बिना सोचे विचारे भी कुछ काम कर देते हैं, और कई बार हम बहुत सोच समझकर और लॉजिकल वे में कोई व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। तो साइकोलॉजिस्ट, मनोवैज्ञानिक यह जानने का प्रयास करते हैं कि मानव व्यवहार के कौन से वे पहलू हैं जिनमें या किस सीमा तक हम तर्क संगतता को महत्व देते हैं, और कहाँ पर हमारा ये तर्क संगतता पर जोर खत्म हो जाता है और हम इरेशनलिटी की ओर बढ़ जाते हैं। तो इन तीनों ग्रैंड इशूज के नज़र में या इनके पर्सपेक्टिव में हम लोग पर्सनालिटी पढ़ते वक्त भी चर्चा करेंगे कि इसमें से कौन से ग्रैंड इशू का जवाब पर्सनालिटी के संदर्भ में मीनिंगफुल है या सार्थक है। जैसे कि नेचर नर्चर क्वेश्चन, यानी हमारे व्यक्तित्व के वे कौन से व्यवहार हैं जो कि वंशानुगत रूप से प्राप्त हैं, या फिर हमारे एनवायरनमेंट से या हमारे पर्यावरण से प्रभावित है, यानी हमारे द्वारा अर्जित किए हुए हैं। तो इसमें हम आगे जाकर देखेंगे कि इंटरेक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव है, एक अंतःक्रियात्मक परिप्रेक्ष्य या परिदृश्य आपको बताया जाएगा, जिसमें यह समझेंगे हम लोग कि मानव का जो व्यवहार है वह दोनों ही तरह के कारकों से प्रभावित होता है। यानी उसके जो अपने जैविक कारक हैं जो वंशानुगत रूप से प्राप्त किया उसने, उससे भी, और पर्यावरण की जो विशेषताएं होती हैं उससे भी, दोनों की अंतःक्रिया के माध्यम से ही हमारा व्यवहार निकल के आता है। तो अब आते हैं हम लोग अपने आज के टॉपिक यानी कि पर्सनालिटी पर। सबसे पहला सवाल तो यही है भाई, पर्सनालिटी है क्या, व्यक्तित्व क्या है? जो शाब्दिक अर्थ है व्यक्तित्व का वो पर्सनालिटी यानी कि लैटिन वर्ड पर्सोना से मिलकर बना हुआ है, पर्सोना से। और पर्सोना का मतलब क्या होता है? रोमन थिएटर्स, यूनानी थिएटर्स जो होते थे उसमें उसके जो कलाकार थे, एक्टर्स थे, वो एक तरह का मास्क पहनते थे,
जिसको कि पर्सोना कहा जाता था। और उनका वह मास्क उनके द्वारा निभाए जाने वाले किरदारों के किरदारों के पर आधारित होते थे। जैसे कि कोई अगर किसी राजा का किरदार कर रहा है तो उसका जो मास्क होगा वो उस राजा से मिलता जुलता होगा। तो होता क्या था कि अगर आप थिएटर में एक्टर हैं और आपने वो मास्क पहना है तो फिर दर्शक जो हैं आपसे उसी मास्क के अनुरूप एक्टिंग करने की अपेक्षा रखते थे। यानी अब आपका जो पर्सोना है वो आपका अपना व्यक्तित्व न होकर उस निभाए जाने वाले किरदार के आधार पर समझा जाता था। तो इसी पर्सोना से बना है हमारा पर्सनालिटी शब्द। इसके संदर्भ में एक चीज़ यह समझने वाली है कि कई बार ऐसा होता है कि आपकी जो पर्सनालिटी है वह ट्रू टू इट्स सेंस नहीं होता है। यानी हो सकता है कि आपका जो पर्सनालिटी है वो सिर्फ दूसरे लोगों के लिए हो। जिस तरह की पर्सनालिटी आप बाहर में रख रहे हैं ज़रूरी नहीं कि आप भी वैसे ही गुणों को अपने अंदर भी धारण करें। प्रोजेक्टेड भी हो सकता है पर्सनालिटी। अब परिभाषा की बात करें तो पर्सनालिटी रेफर्स टू यूनिक and relatively stable qualities that characterized an individual's behavior across different situations over a period of time। यानी एक लंबे समय के दौरान भिन्न भिन्न परिस्थितियों में आपका या किसी व्यक्ति का अनोखा और तुलनात्मक रूप से अस्थायी गुणों जो कि उस व्यक्ति के व्यवहार को कैरेक्टराइज करते हैं, विशेषीकृत करते हैं, उसको हम व्यक्तित्व के रूप में समझते हैं। यहाँ यह ध्यान देने वाली बात है कि लोग हो सकता है कोई व्यक्ति है और वो अलग अलग सिचुएशन में अलग तरह से व्यवहार करे या उसके व्यवहार में अलग अलग तरह से भिन्नता प्रदर्शित होती हो। जैसे कभी कोई बहुत पेशेंट रह सकता है, धैर्यवान रह सकता है, वहीं दूसरी परिस्थिति में हो सकता है कि वो बहुत ही अधीर हो जाए। या कभी कोई बहुत फ्रेंडली हो किसी के साथ बट किसी और के साथ हो सकता है कि उसका व्यवहार उतना मित्रवत ना हो। तो हम लोग व्यक्तित्व की जब परिभाषित करेंगे तो इसमें से कौन से गुण को लेंगे, कौन से गुण को शामिल करेंगे और किसको अनदेखा करेंगे? तो इसका जवाब यह है कि ज़्यादातर परिस्थितियों में जो गुण व्यक्ति के व्यवहार में प्रदर्शित होंगे वहीं उसके व्यक्तित्व का हिस्सा समझे जाएंगे। यानी व्यवहार में जो निरंतरता है, कंसिस्टेंसी इन बिहेवियर है, या उसके सोचने और संवेग के पैटर्न में भी जो कंसिस्टेंसी दिखती है अलग अलग परिस्थितियों में और अलग अलग समय के दौरान, वहीं उसके व्यक्तित्व को निर्धारित करेंगे। उदाहरण के लिए एक ईमानदार व्यक्ति हो सकता है कि वह अलग समय में भी या अलग परिस्थिति में भी ईमानदार ही रहे, लेकिन कई बार हो सकता है कि ऐसी कोई परिस्थिति आए जहाँ पर कि उसको अपने इस गुण को छोड़ना पड़े। क्यों ऐसा करना होगा? क्योंकि हर व्यक्ति अपने पर्यावरणीय परिस्थिति से एडॉप्ट करना चाहता है, समायोजित होना चाहता है। आपके आसपास की जो परिस्थिति है उसमें भी आपको अपने को समायोजित करना होता है। तो अक्सर हाँ यह देखा जाता है कि आपके जो व्यक्तित्व के अस्थायी गुण हैं उनको भी कभी कभी छोड़ना पड़ सकता है। तो इस भिन्नता से, ये थोड़े समय के लिए जो भिन्नता आएगी उससे आपका व्यक्तित्व बहुत हद तक निर्धारित नहीं होता। आपका व्यक्तित्व निर्धारित होता है जो लंबे समय तक आपके व्यवहार में संगतता या अस्थायित्व पाई जाती है उससे। मनोविज्ञान में कुछ और शब्द हैं जिनको कि हम कभी कभी कॉमन सेंस में पर्सनालिटी से सिमिलर या उसके सिनोनिम, समानार्थक शब्द के रूप में कह देते हैं, बट एक्चुअली ये टर्म्स डिफरेंट हैं। वो कौन से टर्म हैं? पहला है कैरेक्टर और दूसरा है टेम्परामेंट। कैरेक्टर और टेम्परामेंट वैसे तो व्यक्तित्व के निर्माण के वाइटल पार्ट हैं, यानी कि बहुत महत्वपूर्ण भाग हैं, लेकिन मूलतः ये दोनों ही शब्द अलग अलग कंसेप्ट को दर्शाते हैं।
जैसे कि कैरेक्टर या किसी के चरित्र के बारे में जब हम कहते हैं तो उसका क्या मतलब होता है। कैरेक्टर रेफर्स टू वैल्यू जजमेंट्स मेड अबाउट अ पर्सन्स मोरल और एथिकल बिहेवियर। कहने का तात्पर्य यह कि चरित्र का जो संदर्भ है वो ज़्यादातर आप मूल्य का कैसे निर्णय करते हैं, वैल्यू जजमेंट क्या सही है क्या गलत है, आपका जो एथिकल बिहेवियर है, नैतिक व्यवहार है, उससे जुड़ा हुआ है। वहीं टेम्परामेंट जो है वो टेम्परामेंट या स्वभाव कहते हैं किसी का कि इनका टेम्परामेंट जो है बहुत र्यूड है या ऐसा कुछ। तो टेम्परामेंट इज द एंड्योरिंग बायोलॉजिकली बेस्ड कैरेक्टरिस्टिक वे ऑफ रिएक्टिंग। तो टेम्परामेंट का मेन मतलब यह है कि आप किसी सिचुएशन में किस तरह से रिएक्ट करते हैं, कैसी प्रतिक्रिया देते हैं, वो उससे द्योतित होगा कि आपका टेम्परामेंट कैसा है। नॉर्मली नहीं, टेम्परामेंट जो है वो व्यक्ति अपने जन्म के साथ ही प्राप्त करता है, यानी वंशानुगत रूप से उसको ये विशेषता मिलती है कि उसका टेम्परामेंट कैसे होगा। जैसे कि इरिटेबिलिटी और एडेप्टेबिलिटी है, यानी कोई चिढ़ सकता है बहुत जल्दी, कोई बहुत चिढ़ने वाले सिचुएशन में भी शांत बना रह सकता है। वहीं किसी किसी में एडेप्टेबिलिटी के गुण ज़्यादा होते हैं, वो विपरीत परिस्थिति में भी अपने को समायोजित कर लेगा। तो कोई व्यक्ति होगा जो बहुत जल्दी घबरा जाएगा, तो ये उसके टेम्परामेंट का पार्ट है, किसी व्यक्ति के टेम्परामेंट का पार्ट है। और आता कहाँ से है व्यक्ति का टेम्परामेंट? एक तो उसकी बायोलॉजी से यानी वंशानुगत रूप से, दूसरा जो उसके पेरेंट्स से जेनेटिक इन्फ्लुएंसेज मिले हैं, जो जीन और वंशानुगत तरीक़ों से प्राप्त किया उससे, इससे हो गया। और दूसरा है उसके माता पिता का उस पर प्रभाव। आप जब बड़े हो रहे होते हैं, जब आपके व्यक्तित्व का विकास हो रहा होता है, तो उस समय आपके माता पिता का प्रभाव भी आपके व्यक्तित्व के विकास पर पड़ता ही है। और टेम्परामेंट बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है आपके माता पिता के व्यवहार से, या फिर इन सब के मिले जुले रूप का असर होता है आपके टेम्परामेंट पर। और इसी कैरेक्टर और टेम्परामेंट और अन्य पहलुओं को लेकर या मिलकर बनता है व्यक्तित्व। अब हम लोग कुछ मनोवैज्ञानिकों द्वारा दिए गए पर्सनालिटी की परिभाषाओं की बात कर लेते हैं। सबसे पहला सवाल तो यह उठता है कि पर्सनालिटी का, अभी आप देखेंगे कि कई सारे मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, तो क्या वजह है कि कोई एक सिंगल परिभाषा नहीं है? तो सिंगल परिभाषा नहीं होने के पीछे वजह यह है कि आज भी या अभी के सिचुएशन में भी व्यक्तित्व को प्रिसाइजली और वैज्ञानिक रूप से यानी सूक्ष्मता से, सटीक रूप से और वैज्ञानिक रूप से मापना बहुत ही कठिन है। और इसीलिए उसका कोई एक डेफिनेशन भी अवेलेबल नहीं है या एग्जिस्ट नहीं करता है। तो विभिन्न परिभाषाओं के क्रम में हम सबसे पहले आलपोर्ट की एक परिभाषा देखते हैं। एक्चुअली हुआ यह था कि आलपोर्ट ने बहुत सारी परिभाषाओं, अगर एक नंबर देने का प्रयास करें तो 49 परिभाषाओं को एनालाइज किया, उसको विश्लेषण किया उसका, और उसके आधार पर उन्होंने एक ऐसी परिभाषा देने का प्रयास किया जो कि पर्सनालिटी के स्वरूप को सटीक रूप से बता सके। तो उनकी परिभाषा है कि व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोशारीरिक तंत्रों का गतिशील या गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है। फिर से पढ़ें, तो व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोशारीरिक तंत्रों का गतिशील या गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है। Personality is the dynamic organization within the individual of those psychophysical systems that determine his characteristic behavior and thought। तो आलपोर्ट ने व्यक्तित्व को एक गतिशील संगठन माना, गत्यात्मक संगठन माना, यानी जो प्रोन टू चेंज है, जो परिवर्तनशील हो सकता है, परंतु उसमें एक अस्थायित्व भी दिखेगा। और वो व्यक्तित्व का मुख्य उद्देश्य क्या है? उसके व्यक्ति के वातावरण के साथ उसके समायोजन को निर्धारित करना।
तो आलपोर्ट कह रहे हैं कि व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर पाए जाने वाले ऐसे मानसिक और शारीरिक तंत्रों का गत्यात्मक संगठन है जो कि उसके वातावरण में उपस्थित परिस्थितियों से उसके अपूर्व या अभूतपूर्व समायोजन को निर्धारित करेंगे। अब आते हैं आइजेंक की परिभाषा पे। तो इन्होंने कहा कि पर्सनालिटी इज द मोर और लेस स्टेबल एंड एंड्योरिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ पर्सनस कैरेक्टर, टेम्परामेंट, इंटेलेक्ट एंड फिजिक दैट डिटरमिन हिज यूनिक एडजस्टमेंट्स टू हिज एनवायरनमेंट। यानी व्यक्तित्व व्यक्ति के चरित्र, चित्त प्रकृति, ज्ञान शक्ति तथा शरीर गठन का करीब करीब एक अस्थायी एवं टिकाऊ संगठन है जो वातावरण में उसके अपूर्व समायोजन का निर्धारण करता है। तो हम देख पा रहे हैं कि आइजेंक भी अपनी परिभाषा में आलपोर्ट की तरह ही व्यक्तित्व को व्यक्ति द्वारा उसके वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन की जिम्मेदारी देते हैं। यानी ये भी मानते हैं कि आपके व्यक्तित्व से तय होता है कि आप अपने वातावरण के साथ किस प्रकार का समायोजन स्थापित करेंगे। लेकिन आइजेंक ने व्यक्तित्व की संरचना में व्यक्ति के चित्त प्रकृति यानी उसके कैरेक्टर, चरित्र और टेम्परामेंट जिसको कह रहे हैं हम स्वभाव, साथ में उसका इंटेलेक्ट बुद्धि कितनी है, और फिजिक। नॉर्मल सेंस में अगर आप देखेंगे तो हम लोगों के पर्सनालिटी का मतलब समझते हैं कि उसका शरीर गठन कैसा है। भाई कोई लंबा है तो हम कहते हैं कि उसका पर्सनालिटी अच्छा है बुरा है, वो हमारे अपने व्यक्तिगत दृष्टिकोण पर निर्भर कर सकता है। बट सामान्य तौर पर यह देखा जाता है कि जब हम किसी के व्यक्तित्व के बारे में, पर्सनालिटी के बारे में बात करते हैं तो हम उसके शरीर गठन के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। आइजेंक ने भी अपनी परिभाषा में शरीर गठन को भी महत्व दिया, लेकिन साथ ही उसके व्यक्ति के चरित्र, टेम्परामेंट, इंटेलेक्ट या इंटेलेक्चुअलिटी को भी बराबर महत्व दिया। और उन्होंने भी कहा कि व्यक्तित्व अस्थायी एवं टिकाऊ संगठन है। एक परिभाषा वाल्टर मिशेल ने भी दी 1981 में। इस परिभाषा में बताया गया कि प्रायः व्यक्तित्व से तात्पर्य व्यवहार के उस विशिष्ट पैटर्न जिसमें चिंतन एवं संवेग भी सम्मिलित हैं से होता है, जो प्रत्येक व्यक्ति की जिंदगी की परिस्थितियों के साथ होने वाले समायोजन का निर्धारण करता है। यानी पर्सनालिटी यूजुअली रेफर्स टू द डिस्टिंक्टिव पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर इंक्लूडिंग थॉट्स एंड इमोशंस दैट कैरेक्टराइज ईच इंडिविजुअल्स एडेप्टेशन टू द सिचुएशंस ऑफ हिज और हर लाइफ। वाल्टर मिशन का कहना है कि व्यक्तित्व में व्यवहार प्रतिरूप के साथ साथ व्यक्ति के चिंतन और संवेग का भी उतना ही महत्व है, और इन्होंने भी व्यक्तित्व को उसके वातावरण में उपस्थित परिस्थितियों के साथ अभूतपूर्व समायोजन का निर्धारक माना। यानी ये भी मानते हैं कि व्यक्तित्व हमारा, जिस प्रकार का हमारा व्यक्तित्व होगा वही निर्धारित करता है कि हमारे वातावरण के साथ हमारा समायोजन कैसा होगा। तो एक निष्कर्ष के लिए कहें तो हम लोग कह सकते हैं कि पर्सनालिटी जो है वह हमारे व्यवहार, संवेग, अभिप्रेरण, चिंतन प्रतिरूपों का कॉम्बिनेशन है, और यह सब मिलकर किसी व्यक्ति को परिभाषित करते हैं। यानी हम किसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हो कि कैसा है वह, तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं। यानी उसका व्यवहार कैसा है, वह किस तरह की इमोशंस पोर्ट्रे करता है, संवेग दर्शाता है, या उसका अभिप्रेरण कैसा है। कई लोग बहुत हाई अचीवमेंट मोटिव के हो सकते हैं, कुछ लोग पावर मोटिव किसी में ज़्यादा हो सकता है। तो किस तरह का मोटिवेशन है उसके अंदर, थॉट पैटर्न्स क्या है, किस तरह से सोचना पसंद करता है वो व्यक्ति। व्यक्तित्व की परिभाषा के बारे में और उसके बेसिक जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके बारे में जानने के बाद एक सवाल तो यह उठता है कि हम लोग व्यक्तित्व का अध्ययन करते ही क्यों हैं, क्या उद्देश्य है व्यक्तित्व का अध्ययन करने का। तो पहला तो यह कि जब हम किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का अध्ययन करते हैं तो अलग अलग व्यक्तियों में जो भिन्नताएं हैं वह उसको समझने का भी, या उनके पैटर्न में जो
अंतर है उसको जानने का प्रयास भी करते हैं। नॉर्मली व्यक्तित्व का अध्ययन जो है वह दो बड़े क्षेत्रों पर केंद्रित होता है। पहला है कि व्यक्तिगत भिन्नता को जानना, यानी कोई पार्टिकुलर पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स है, कोई भी विशेषता, उस जैसे कि सामाजिकता है या चिड़चिड़ापन है, तो उस संदर्भ में व्यक्तियों में क्या भिन्नता होती है उसको जानने का प्रयास करते हैं हम। और साथ ही किसी एक ही व्यक्ति में अन्य गुणों को मिला के कौन से गुण किस मात्रा में मिलकर उसके व्यक्तित्व का निर्माण कर रहे हैं या एक समग्र के रूप में कैसे उस व्यक्ति का व्यक्तित्व बाहर आ रहा है, उसको भी जानने का प्रयास हम व्यक्तित्व के अध्ययन के माध्यम से करते हैं। एक बार जब हम किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को कैरेक्टराइज करने में सफल हो जाते हैं तो हम उसके व्यवहार के बारे में प्रेडिक्ट करना या भविष्यवाणी करने में भी सक्षम हो जाते हैं कि किस प्रकार की परिस्थिति में वह व्यक्ति कैसा व्यवहार करेगा। साथ ही किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व की समझ होने से हम लोग इस स्थिति में हो जाते हैं कि किसी व्यक्ति के प्रति हम वास्तविक और स्वीकार्य रूप में व्यवहार कर सकें। उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई बच्चा है जो कि जिसमें इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, उसमें हीन भावना है, वह सेल्फ कॉन्फिडेंट नहीं है, उसमें आत्मविश्वास की कमी है। तो हम जिस प्रकार का व्यवहार किसी ऐसे बच्चे के साथ करेंगे जो कि आत्मविश्वासी है, वैसा ही व्यवहार हम किसी हीन भावना से ग्रस्त बच्चे के साथ नहीं कर सकते हैं। उसके साथ हमें अलग ढंग से पेश आना होगा, तभी वह हमारी बातों को स्वीकार कर पाएगा। तो ऐसा हम तभी कर पाएंगे जब हम पहले से ही बिफोर हैंड उस बच्चे के व्यक्तित्व के बारे में कुछ सूचना इकट्ठा कर कर रखें। लास्ट पॉइंट कह सकते हैं कि व्यक्तियों का जो व्यक्तित्व होता है या व्यक्तित्व प्रारूप हैं, प्रकार हैं, उनका संबंध कहीं ना कहीं मानसिक रोगों से भी जुड़ता है। यानी कुछ खास तरह के व्यक्तित्व प्रारूपों में कुछ खास मानसिक रोगों के होने की संभावना बढ़ जाती है। तो अगर हम किसी व्यक्ति के बारे में उसके व्यक्तित्व का आकलन कर पा रहे हैं, उसके व्यक्तित्व को माप पा रहे हैं, मूल्यांकन कर रहे हैं, तो हम यह भी बता सकते हैं कि इस प्रकार के व्यक्तित्व में इस व्यक्ति पर क्या मानसिक रोगों के होने का खतरा है या कितनी संभावना है। तो यह एक उद्देश्य भी व्यक्तित्व के अध्ययन का। इसी क्रम में एक और प्रश्न है जिनका उत्तर नॉर्मली हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि इज इट रियल, यानी कि पर्सनालिटी वास्तविक है क्या? क्या ऐसे कुछ गुण हैं जो सही में व्यक्तियों में अस्थायी रूप से पाए जाते हैं, या व्यक्तियों में कोई भी ऐसे गुण नहीं है जिनको कि हम कह सकें कि अस्थायी है या उसके व्यक्तित्व का भाग है, जो अक्सर ही विभिन्न परिस्थितियों में और समय के प्रभाव के बाद भी पाए जाएंगे। तो इसके जवाब के लिए मनोवैज्ञानिकों में एकरूपता नहीं है। मनोवैज्ञानिकों ने जो जवाब इस सवाल का देने का प्रयास किया उसमें भिन्नता है। जैसे कुछ मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि कोरिलेशन मेथड से उन्होंने स्टडी किया, सहसंबंध विधि से, और ये जानने का प्रयास किया कि जब हम किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को मापते हैं और उसके व्यवहार में क्या समरूपता पाई जाती है, तो कई मनोवैज्ञानिकों ने पाया कि हाँ, व्यक्तित्व के अनेक गुण अस्थायी हैं और समय और स्थितियों के परे भी उनकी संगतता है। वहीं कुछ मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि व्यक्ति जो है अपनी परिस्थितियों के हिसाब से और समय के साथ अलग अलग तरह के व्यवहार करता है, और उतनी संगतता व्यक्तित्व के गुणों या व्यक्तित्व के ट्रेट्स और उसके व्यवहार में नहीं पाई जाती है। तो इन सब सवालों का जवाब भी हम लोग यह अध्याय पढ़ने के क्रम में जो विशिष्ट विचार हैं जैसे वाल्टर मिशेल के, वो सब भी जानने का प्रयास करेंगे। अगला टॉपिक है व्यक्तित्व का स्वरूप, नेचर ऑफ पर्सनालिटी। क्या स्वरूप है पर्सनालिटी का? तो जब हम लोग परिभाषा पढ़ रहे थे और शुरू में उससे जुड़े हुए कुछ और पॉइंट्स देख रहे थे, तो उसमें भी हम लोग व्यक्तित्व की विशेषता के बारे में ही बात कर रहे थे और कुछ जो
डिस्टिंक्टिव नेचर हैं उनके बारे में अब यहाँ हम लोग पढ़ लेते हैं। तो पहला तो यह कि पर्सनालिटी इज यूनिक एंड स्पेसिफिक, यानी किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व जो होता है वह अनन्य होता है, अनोखा होता है और विशिष्ट होता है। अलग अलग व्यक्तियों के व्यक्तित्व में भिन्नता पाई जाती है, यह एक घोषित तथ्य है। इवेन की जो ट्विंस होंगे, जो जुड़वा बच्चे होंगे, वो वंशानुगत रूप से सिमिलर या समान होते हुए भी उनके व्यक्तित्व में कुछ भिन्नता जरूर ही पाई जाती है। दूसरे स्वरूप के बारे में बात करें तो व्यक्तित्व जो है वो डायनेमिक होता है, गत्यात्मक होता है, उसमें परिवर्तन होते रहते हैं। तो पर्सनालिटी इज डायनेमिक इन द सेंस दैट सम ऑफ इट्स फीचर्स may change due to internal or external situational demands. Thus personality is adaptive to situation. जैसा कि हमने विभिन्न परिभाषाओं में देखा कि व्यक्तित्व का एक उद्देश्य हमें हमारे वातावरण के साथ समायोजन करने में मदद करना भी है, और हम अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग तरीके से समायोजित भी होते हैं। तो इस सेंस में देखें तो हमारा व्यक्तित्व काफ़ी गतिशील हो जाता है, क्योंकि हमारी परिस्थितियाँ भी बहुत गतिशील हैं और वो बदलती रहती हैं। तीसरा, व्यक्तित्व में फिजिकल और साइकोलॉजिकल दोनों तरह के कंपोनेंट होते हैं, यानी व्यक्तित्व के भाग के रूप में देखें तो हमारे कुछ उसके भाग जो हैं वो जैविक होंगे और कुछ ऐसे हैं जिनका पक्ष मानसिक है। तो व्यक्तित्व में मानसिक तथा शारीरिक दोनों ही पक्ष होते हैं। यह दोनों तरह के तत्वों का गठन है, यह दोनों तरह के तत्वों का अंतःक्रिया है। जैसे इसमें मानसिक ट्रेट्स में देखें तो हम लोग संवेग है, हमारी आदतें हैं, हमारी बुद्धि है, टेम्परामेंट है, स्वभाव है, चरित्र है, ये सब मानसिक प्रक्रियाएं हैं। लेकिन जो हमारा शरीर है या शरीर के जो अंग हैं